गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं प्रभावी मांग। अभी पिछली क्लासेज में हमने देखा इफेक्टिव डिमांड की कॉन्सेप्ट। आज हम इसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, प्रभावी मांग समग्र मांग का वह स्तर होता है जिसमें समग्र मांग समग्र पूर्ति के समान होती है, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। वैसे इसके दो घटक हैं बच्चों। प्रभावी मांग दो चीज़ों पर निर्भर करती है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे हम प्रभावी मांग कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे हमारी ये तालिका है, इसमें हम तीन अलग अलग कॉलम्स हैं। एक कॉलम आय का स्तर, दूसरा समग्र मांग और तीसरा समग्र पूर्ति। आय के स्तर में हम देखते हैं 0, 100, 200, 300, 400 और 500। इस प्रकार देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और जब आय शून्य है तो समग्र मांग 150 है। आय 100 बढ़कर 100 होने पर समग्र मांग बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। और इस प्रकार आय बढ़कर जब 200 हो जाती है तो समग्र मांग 250 रहती है। हमने जाना था कि समग्र मांग का जो स्तर है वो आय के शून्य होने पर भी न्यूनतम रहता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर हैं, कुछ न्यूनतम खर्च हैं जो करने पड़ते हैं। और जब हमारी आय का जो स्तर 300 करोड़ हो जाता है तो उस समय समग्र मांग भी 300 करोड़ होती है। और इस प्रकार आगे आय बढ़ती है और समग्र मांग में वृद्धि होती है। परंतु ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब आय में वृद्धि होती है तो समग्र मांग में भी वृद्धि होती है, अर्थात हमारे खर्च में भी वृद्धि होती है। परंतु जो समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर आय में होने वाली वृद्धि की दर से कम होती है। और तीसरे कॉलम में बच्चों हम देखते हैं कि समग्र पूर्ति। जब आय या रोजगार का स्तर शून्य है तो समग्र पूर्ति अर्थात हमारा कुल उत्पादन भी शून्य है। आय बढ़ने के साथ साथ समग्र पूर्ति में भी वृद्धि होती है, अर्थात समग्र पूर्ति जो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है वो आय के या रोजगार के स्तर के समानुपाती होती है, अर्थात आय के स्तर में परिवर्तन और समग्र पूर्ति में परिवर्तन का अनुपात समान रहता है। तो बच्चों, इसमें हमने एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखी कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब आय का स्तर 300 करोड़ है, देश में समग्र मांग यानी कुल खर्च और कुल उत्पादन एक दूसरे के बराबर है, अर्थात जो उत्पादन का स्तर है देश में समग्र पूर्ति का स्तर है, वही देश में समग्र मांग यानी कुल खर्च का स्तर है। और इस प्रकार ये इस पर्टिकुलर बिंदु को हम प्रभावी मांग कहते हैं, अर्थात 300 करोड़ रोजगार का या आय का वह स्तर है जिस पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे ही हम प्रभावी मांग कहते हैं। बच्चों, इससे ऊपर की अवस्था में हम देखते हैं कि समग्र मांग का स्तर है वह समग्र पूर्ति से कम है। और इसे हम समग्र मांग का जो स्तर है समग्र पूर्ति से अधिक है, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रभावी मांग के नीचे वाले स्तर पर हम देखते हैं कि जो समग्र मांग है उसका स्तर समग्र पूर्ति से कम हो गया है। देखिए, समग्र मांग 350 है, समग्र पूर्ति 400 है। समग्र मांग बढ़कर 400 हो जाती है जबकि समग्र पूर्ति का स्तर 500 रहता है। तो इस अवस्था में समग्र मांग का जो स्तर है वो समग्र पूर्ति से AD इज लेस देन AS कम हो जाता है। इसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। ये बातें हमने पिछले नोट्स में पढ़ी हुई हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो बच्चों, इस तालिका के माध्यम से हमने ये देखा है कि ये आय का वो स्तर होता है जिस पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। रेखा चित्र की सहायता से भी हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम आय के स्तर तथा वाई एक्सिस पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दर्शाते हैं। अब आय का स्तर OX अक्ष के अनुरूप बढ़ता है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार आय का स्तर बढ़ता है। अब हमारा जो ये रेड कलर से हमने AD यानी समग्र मांग को दर्शाया गया हुआ है। जब आय का स्तर 0 है तो समग्र मांग 150 है। आय बढ़कर 100 होने पर समग्र मांग 200 हो जाती है। आय बढ़कर 250 होने पर समग्र मांग 250 हो जाती है।
जब आय का स्तर 300 होता है, आय या रोजगार का स्तर जब 300 होता है तो समग्र मांग भी 300 के बराबर होती है। और इस प्रकार हमारा एडी वक्र जो कि एज इट इज वाई एक्स से स्टार्ट होकर सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ब्लू इंक से हमने ए एस यानी समग्र पूर्ति वक्र को दर्शाया है। समग्र पूर्ति का जो ढलान है बच्चों 45 डिग्री एंगल के रूप में होता है, अर्थात समग्र पूर्ति में जो वृद्धि है वो रोजगार के अनुपात में होती है। और हम देखते हैं कि ई बिंदु पर जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक संतुलन बिंदु होता है। इस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसे ही हम प्रभावी मांग कहते हैं। बच्चों, मांग के इस स्तर पर जो आय या रोजगार का निर्धारण होता है उसे हम पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। अर्थात जो 300 करोड़ है बेसिकली ये हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण है और इसे हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। ये सारे डिटेल्स हमने रेखा चित्र के जो भी अभी पढ़े हैं वो हमारे नोट्स में सामने दिए हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस नोट्स और आप ठीक से इसको समझेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। टेक केयर, कीप ऑन रीडिंग्स।